14 देशों पर फिलहाल के लिए तो जो है टैरिफ लगाए गए हैं, मगर बाज़ार शायद इसे ज़्यादा सीरियसली ना ले, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी उन्होंने इसी तरह का जो है टोन दिखाया है कि ठीक है मैं टैरिफ लगा दूंगा, मगर फिर उन्होंने एक विंडो छोड़ दी है 3 हफ्ते की कि 1 अगस्त से लागू। 14 लगाए ये तो लग गए नहीं, वो भी 1 अगस्त से लागू होंगे। तो फिर क्या कर रहे थे? वही बात वही है। इसीलिए तो आज भी टैरिफ लगने के बावजूद जापान और दक्षिण कोरिया के बाजार बढ़त के साथ कामकाज कर रहे हैं, क्योंकि जो दरें लगाई गई है वो या तो अप्रैल की दरों से लगभग सेम है या फिर थोड़ी सी कम है। और जापान की दरें जो थी वो थोड़ी सी 1% ज्यादा है और दक्षिण कोरिया 35, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, सेम, ज्यादा दरों में फर्क नहीं आया है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 1 अगस्त से ये टैरिफ्स लागू होंगे, और अगर इस बीच ये सारे देश कोई नई प्रस्ताव लेकर आए तो मैं शायद उसे कंसिडर करूं। ये कोई बाइंडिंग ऑर्डर नहीं है, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए कि 1 अगस्त से ये टैरिफ लागू होंगे, तो वो आधिकारिक तौर पर वो डेडलाइन का एक्सटेंशन हो गया कि 9 जुलाई से लेके 1 अगस्त का वो एक्सटेंशन मिल गया है। अब जाकर के आप, ये विंडो है, आप नेगोशिएट कर लीजिए इसमें। तो ये बात वही है कि भाई जो भी हो ध्यान मुझ पर होना चाहिए, ये इस तरह की बात है। कोई इस वजह से दक्षिण कोरिया और जापान दोनों के बाजार उसमें कोई बड़ा रिएक्शन नहीं है, दोनों पॉजिटिवली ही कामकाज कर रहे हैं। और व्हाइट हाउस ने ये भी कहा है कि जो है और देशों को जो है और चिट्ठियां भेजी जाएंगी। मगर बाकी के भी आप देश देखिए ना, कि इनके जापान और दक्षिण कोरिया को अगर आप छोड़ दे, और कौन से देश है? लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान, तुनीसिया, ऐसे देशों पर आप टैरिफ लगा भी लेंगे तो कौन सा बाजार पे आपका इंपैक्ट होने वाला है? और वैसे आपकी कौन सी ट्रेड डेफिसिट है? म्यांमार के साथ आपकी ट्रेड डेफिसिट सिर्फ $500 मिलियन की है। चलिए, दक्षिण कोरिया और जापान के साथ तो $60-65 बिलियन की आपकी है ट्रेड डेफिसिट, लेकिन बाकी के देशों के साथ तो उतनी है भी नहीं। तो आपने इस तरह के देशों पर दबाव लगाया, टैरिफ लगाए हैं जो आप जानते हैं कि वो आपके ऊपर रिटेलिएट नहीं कर सकते। ना तो EU पर लगाया है, भारत के साथ जो डील होने वाली है उस पर भी वो कह रहे हैं कि अब करीब है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है, ना तो यूरोपियन यूनियन के साथ, ना तो भारत के साथ। तो ये एक बात थी। और उस चिट्ठी में ये भी लिखा गया है कि अगर ये देश जो है टैरिफ, नॉन टैरिफ बैरियर जो है हटा दे तो ये दरों में और एडजस्टमेंट्स हो सकती है। ये इस चिट्ठी में लिखा गया था। यूरोपियन यूनियन ने तो कहा भी है कि हमें पूरा यकीन है कि हमें चिट्ठियां नहीं मिलेंगी, और इस वजह से, और क्योंकि हम इस हफ्ते ही एक टेम्पररी डील करने वाले हैं, तो वहाँ पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बाजार कल इसलिए गिरे क्योंकि उन्हें गिरने की कोई वजह चाहिए थी, इतना चले हैं, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई कि हाँ चलिए थोड़ी टैरिफ अनसर्टेनिटी हो गई, तो डाउ गिर गया 450 अंक। और S&P 500 और नैस्डैक में टेस्ला की वजह से ज़्यादा दबाव था, क्योंकि टेस्ला 7% गिरा कल, जो इलॉन मस्क ने पार्टी खड़ी कर देंगे। तो अब फिर से ये आ गया है कि वो अपने बिजनेस को छोड़कर फिर से दूसरी चीज़ों में अपना ध्यान भटका रहे हैं। निकालना पड़े अगर तैयारी कर ही रहे हैं वाकई तो। हाँ, तो उस वजह से अपना ध्यान वो भटका रहे हैं बिजनेस से। इस वजह से टेस्ला के शेयरों में कल गिरावट देखने मिली थी। बाकी रिएक्शन जो था, तेल की कीमतों में उछाल इसलिए आया है बावजूद इसके कि ओपेक ने अपना उत्पादन बढ़ाया है और अनुमान से ज़्यादा बढ़ाया है। सऊदी अरब ने अपने प्राइसेस जो है, अपने A ग्रेड क्रूड के प्राइसेस बढ़ाए हैं उत्पादन बढ़ाने के बावजूद, और उन्हें ये यकीन है कि डिमांड इतनी है कि ये एक्सेसिव बैरल्स जो है वो सप्लाई अब्जॉर्ब हो सकती है। और रेड सी में हाउथी आतंकवादियों के जरिए फिर से जो है जहाज़ों पर हमला हुआ है, दूसरे दिन में दूसरी बार हमला हुआ है, तो उस वजह से प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। तो यही बात है फिलहाल के लिए। अब देखते दूसरे देशों पर क्या क्लैरिटी निकल कर आती है। ये एक 3 हफ्ते की विंडो छोड़ दी है, तो अब ये 3 हफ्ते फिर से ये जो नेगोशिएशंस का आवागमन है वो चलता रहेगा।